सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, जिसमें से हम बीपीएससी पूर्व अवलोकन की बुक को यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें से भूगोल पोर्शन को कंप्लीट करा रहे हैं। हमने इससे पहले भूगोल की कई क्लास ले चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये PYQ है, बीपीएससी के PYQ है, बीपीएससी के विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन हमारा होगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यह यहाँ से आज से कंप्लीट करना है। तो जो पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो भाखड़ा नागल बांध से संबंधित क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय योजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है और इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर बने बांध, निम्नलिखित में से कौन बांध भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये होगा शिव समुद्रम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिव समुद्रम। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ और 1897 में दार्जिलिंग नगर की बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः विकल्प में डी विकल्प सही है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये डी अर्थात कृष्णा नदी पर है। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। ये कृष्णा नदी पर निर्मित है और वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। हीराकुंड बांध क्या है? हीराकुंड बांध क्वेश्चन होगा, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। ये संभलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचाई एवं 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई विश्व का सबसे लंबा बांध है और इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। दामोदर घाटी परियोजना, मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही है, बराकर नदी पर बनाया गया है। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। विविध परियोजनाएं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये उत्तरी कोयल नदी पर बनाने के लिए रखी थी। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल या मंडल डैम परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। ये परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है और ये चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। ये परियोजना राजस्थान में स्थित है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय ... को उगाने से है। मतलब क्या उगाने से है? तो यह है विभिन्न मौसम पर 2 फसलें उगाना। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर 2 फसल को उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक फसल वर्ष के अंत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल लगा करके अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना इस विकल्प में ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो ऑप्शन 1 ई सही होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में सभी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। जैसे कि कह रहा था कि कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कुशल सिंचाई हो, गुणवत्ता युक्त बीज हो और कीटनाशकों का प्रयोग हो और उर्वरकों का प्रयोग हो। इसलिए इसमें से एक से अधिक उत्तर सही होगा। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो ये चावल अथवा धान का जो रकबा है ये सर्वाधिक था। वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। वर्ष 2021-22 में भारत में चावल के 3 वर्षीय उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब का स्थान है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। हरित क्रांति निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रगति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसमें से उच्च उपज किस्म कार्यक्रम सी ऑप्शन सही होगा। भारत के हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से 67 हुआ से माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति कहाँ पर? गेहूं के उत्पादन में किया है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसके पश्चात वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की, इसलिए विकल्प इसका डी सही होगा। भारत में द्वितीयक हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसमें से क्या सही है? तो इसका ऑप्शन भी तो नहीं दिया है। क्या है ऑप्शन? चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया भी नहीं है तो फिर
इसका लक्ष्य पशुपालन दिया तो है। तो पहला है, लिखा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। पहला ऑप्शन है इसमें, मतलब कि पहला ऑप्शन है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। फिर या इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना। तो ये दूसरा तो सही है। और तीसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़ करके अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। तो ये तीसरा भी गलत है। चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। इसमें से ऑप्शन जो होगा दूसरा ऑप्शन होगा सही है, और इसमें से चौथा ऑप्शन क्या है, ये सही होगा। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना है, और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन है कि दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। इसमें से ऑप्शन जो होगा डी सही है, ये सभी सही होंगे। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक के पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में प्रयुक्त चारों घटक समाहित हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है उपरोक्त में से सभी, अर्थात हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी और नीली क्रांति से सभी से संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इन सभी से है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की, और इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति और भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। इन सभी को इन धनुष के तहत शामिल किया गया। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये इसका ऑप्शन होगा कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम अर्थात कच्चे तेल के उत्पादन से है, और अन्य प्रमुख क्रांतियाँ तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। नीली क्रांति मत्स्य पालन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन में है। 7वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो ये गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से 67 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म के बीज से हुई। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। खाद्यान्न फसलें, रबी की फसलें नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में इसमें से क्या नहीं सम्मिलित है, तो गेहूं नकदी फसल में नहीं आता है। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। गेहूं एवं चावल की फसल नकदी फसल न होकर के ये खाद्य फसल है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल कौन सा है, तो इसमें से दलहन जो होगा ये फलीदार फसल होगा। प्रश्न विकल्पों में से दलहन की फसलें फलीदार होती हैं, और दलहन के अंतर्गत प्रमुख रूप से चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर,
बाकला आदि फसलें आती हैं। दलहनी फसलें प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 और 22 में 33.95 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया, जो भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश 22.4 मिलियन टन तथा पंजाब 14.82 मिलियन टन है। खरीफ की फसलें। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल में से चावल आता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के 46.38 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल एवं 30.47 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया गया या किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। विकल्प के अनुसार भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2020-21 आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र के 2.25 मीटर हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में विस्तृत है। अतः विकल्प इसका बी सही होगा। भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनना है। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत के राज्यों का वर्ष 18-19 के चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम है इस प्रकार है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। और वर्ष 2021-22 के अनुसार चावल उत्पादक शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब है। चौथा क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों में उपरोक्त में से सही आरोही क्रम को चुनना है। तो आरोही क्रम में आता है इसमें से डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल लास्ट में आता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में विकल्पगत चावल उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी बंगाल है। नकदी फसल में कपास आता है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। प्रश्न काल में महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 21-22 में भारत के अग्रणी 3 कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार थे: गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में। कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमान के अनुसार विकल्पगत राज्यों में औसत उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश 410.63 किलोग्राम हेक्टेयर में है। वर्ष 2018-19 में देश में औसत उत्पादन 454.43 किलोग्राम हेक्टेयर है, जबकि राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड एट ये ग्लास 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक 2022-21 के में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादकता थी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती मिलें हैं? तो ये है महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती मिलें हैं।
दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक सूती मिल महाराष्ट्र में है। गन्ना, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटता हुआ क्रम सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर भी सही है। उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। तो प्रश्नकालीन आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स IT ग्लैंस 2021 के अनुसार 2021 के आंकड़ों के आधार पर गन्ना उत्पादक शीर्ष 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स IT ग्लैंस 2021 के अनुसार या 21 के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। इसका सही उत्तर पहला विकल्प सही होगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, उत्तर प्रदेश को कहा जाता। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक तथा वर्ष 2022-23 में चीनी का द्वितीयक सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन, शुष्क भूमि क्या है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये ऑप्शन इसमें डी होगा, मूंगफली। दिए गए विकल्प में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। ये शुष्क प्रदेशों की सबसे आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपार जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है। बागानी फसलें, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये पुलनेज। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमगलूर, कोडागु एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, श्रावणकोर एवं नेलियामथी क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए हैं। चाय एवं रबर, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो चाय एवं रबर भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो प्रश्नकाल में भारत दाल एवं चाय के 2 उत्पादन एवं उपभोग में अग्रणी था। FAO वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पे आ गया, जबकि इसके उपभोग में वो प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा और उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद उसे इसका आयात भी करना पड़ता है, जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी यह इसका कुछ हिस्सा निर्यात करता है। वर्ष 2007-08 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान था। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इसमें से चाय का भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं निर्यात करता था, जबकि 22-23 में भारत के निर्यातों में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 226.98 मिलियन किलोग्राम है। वर्ष 2022 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है।
भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर है। यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68% भाग उत्पादित किया गया है। वर्ष 2018-19 में केरल का रबर उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सा 75.68% था। एर्नाकुलम, कोयटम्ब और कोझिकोड, कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। FAO के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही है, केरल। कृषि विविध निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कोई भी कथन क्या होगा? सही नहीं होगा। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो रबी की फसलें हैं, तो ये गलत है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास जो है ये रबी की फसलें हैं, तो धान कभी भी रबी की फसलें नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली रबी की फसलें नहीं, गेहूँ जो होता है रबी की फसल में आता है, तो गेहूँ तो बरसात में नहीं बोया जाता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं, तो ये भी गलत है। खरीफ की फसलें गर्मी में उगाई जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा? यही सही है कि उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भारत का अब यहाँ देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ तथा शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये खरीफ की फसलें हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? खरीफ की जो फसलें होती हैं वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। जायद की जो फसल होती है वो गर्मी में बोई जाती है, ठीक है, तो खरीफ की फसल ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिमी बंगाल जो है ये पटसन उत्पादक राज्य हैं। तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 10.3 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8.36 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिमी बंगाल में अनुमानित है। भारत का कौन सा राज्य जो है मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें से ऑप्शन होगा राजस्थान, इसका उत्तर सही होगा। भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और भारत में शीर्ष मोटे अनाज के उत्पादक राज्य कर्नाटक, राजस्थान एवं महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन जायद फसल है? तो जायद फसल आता है तरबूज। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, सरसों, जौ और मटर, चना आते हैं। खरीफ में चावल अथवा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, तूर आते हैं। जायद में तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि ककड़ी भी आते हैं। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो ये बागवानी कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहलाती है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में 4 नकदी फसल नहीं हैं। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। पहला है खाद्यान्न फसलें, खाद्य फसल, चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन और गैर खाद्यान्न फसलें, तिलहन, मूंगफली, रेपसीड और सरसों। दूसरा रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता। तीसरा है बागवानी फसल, चाय, कॉफ़ी, रबड़। चौथा है अन्य फसलें, गन्ना, तंबाकू, आलू आदि। पशुपालन, तो पशुपालन निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो राजस्थान की हल्लीकर जो है ये राजस्थान की नहीं है। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है और
थारपरकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा में है। खनिज संसाधन के अंतर्गत जैसे सैल तंत्र आता है, तो भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो इसमें से प्रश्न काल में मूल की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़ करके राज्यों का क्रम 2020-21 में क्रमशः इस प्रकार है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड। इस प्रकार वर्तमान में उत्तर डी सही होगा, अर्थात उड़ीसा। और धात्विक खनिज जैसे कि लौह अयस्क आ चुका है, तो हम इससे आगे धात्विक खनिज के विषय में ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें तथा बेल घंटी बजा लें। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।